भारतीय इतिहास के पन्ने में पलटते हैं तो 19 सितंबर 2008 में धमाका हुआ, लोग इसमें मारे गए थे। 100 से ज्यादा लोग जो है इसमें जख्मी हुए थे। 17 साल बाद अब ये फैसला आया और की विशेष अदालत ने जो निर्णय दिया है उन्होंने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में लगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि इसमें शुरुआती अगर बात करें हम, इसमें ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो महाराष्ट्र की जो SIT है, इसके लिए एक SIT बनाई गई सरकार के द्वारा। उसने एक विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसने तमाम सबूत जो है इकट्ठे किए। बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को सुपुर्द कर दिया गया 2011 में। क्योंकि शुरुआती अगर बात करें तो तकरीबन 17 साल बाद जो फैसला है, इस फैसले ने कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े किए, क्योंकि किसी के जीवन में 17 वर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरा, सुधाकर चतुर्वेदी और संगीत कुलकर्णी को इसमें शामिल किया गया था, आरोपी बनाया गया था। 7 आरोपियों अदालत ने, जो विशेष अदालत है, उसने संदेह का लाभ देकर इनको बरी कर दिया है। और ये जो फैसला कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। हालांकि जिस तरीके की प्रतिक्रिया इसके बाद आ रही है वो भी कहीं ना कहीं एक गांधी निशानदेही लगाती है कि जब कहीं कोई घटना होती है तो उस घटना में अगर कोई आपत्ति होता है तो बिल्कुल उनका बहुत लगता है, क्योंकि इतिहास है। और क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो हमारा कानून है, तो एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण अदालत के बारे में पता है। तो भले ही आरोपी जो है तो किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलती और इन्वेस्टिगेशन में 1 लाख से ज्यादा जो पन्ने थे उन पन्नों में इन्वेस्टिगेशन गिनती उसका पूरा खत्म किया गया विशेष द्वारा, और आज इसमें ये निर्णय आया है। ठीक है, देखिए तमाम मोड़ आए इसमें राजकुमार, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। और हमारे साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार भी लाइव जुड़ गए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और इस केस के कितने टर्निंग पॉइंट आए और इसी के साथ साथ क्या क्या अब तक हुआ, अब इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आगे इसको चुनौती दी जाएगी, क्या कुछ कहना है सर आपका? जी, ये निश्चित रूप से मैडम, आप यदि इस केस को आप देखेंगे तो जब 2008 से जैसे ही इस पर हुआ था घटना, उसके बाद से ATS पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन किया था, और आज ये साबित हो गया है कि वो ATS कहीं ना कहीं वो प्रभावित था, कहीं ना कहीं वो दबाव में था। और उस तरह से इन लोगों को जो हिंदू जो धर्म है और खास करके जो ब्राह्मण जाति हैं उनको टारगेट किया गया था। इसमें जितने भी 12 जो आरोपी थे और अधिकांश उसमें ब्राह्मण जाति से थे, और पूरे हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए वो किसी दबाव में अक्सर के उसके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हेड थे मिस्टर करकरे, जिनकी 26/11 में हत्या की गई थी, तो वो उसमें इन्वॉल्व थे। और उन्होंने 13 दिन तक के साध्वी प्रज्ञा को अपने पुलिस रिमांड में लेकर के उनको मानसिक शारीरिक रूप से आप देखिए इतने टॉर्चर किए थे, उनको इतने मतलब इस तरह से जिसको कह सकते हैं नृशंस रूप से किए थे। वो एक पुलिस ऑफिसर का काम नहीं था इस तरह का, जो नृशंस जो है 3rd डिग्री टॉर्चर कर करके उसके बाद से वो व्हील चेयर पर चलने लगी हैं। आज भी वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आज खुद कहा है कि उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने 17 साल तक के इस मानसिक तनाव से जो जिया है, एक पल उन्होंने मर मर करके घुट घुट करके जिया है। इस तरह का जो प्रताड़ना का काम, इस तरह से जो निशंस जो इन्वॉल्व हो करके जो वो जो किया है, मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बल्कि घोर निंदनीय है, और केवल घोर निंदनीय नहीं है, ये बल्कि घोर आपराधिक है। और इनको निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है उनको दंड देनी चाहिए, और इस तरह का पुनरावृत्ति हमारे समाज में ना हो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये निर्दोष आदमी को फंसाए और इस तरह से बदनाम करने का, एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की।
ये केस अपने आप में एक मिसाल है पूरे विश्व पटल पे एक हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, खास करके ब्राह्मण जाति को बदनाम करने के लिए इसमें जो है एक झूठी कहानी बनाया गया था, उनको इन्वॉल्व किया गया था और इसके कारण जो है पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम बदनाम हो। तो इस तरह का कुकृत्य में जो भी दबाव में थे, जो भी सरकारें उस समय थी, उनपे भी जो है कठोर कार्य करनी चाहिए और इस तरह से इन फ्यूचर में इस तरह का संलिप्तता में वो भागीदार ना रहे, इस तरह का सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल सख्त लेनी चाहिए कि कोई भी निर्दोष जो है इस तरह का उनको जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये अन्याय है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि एक किसी निर्दोष को उसमें फंसाइए। इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक टीम है, उसका जो मोटो है कि चाहे 100 दोषी बच जाए कानून से, वो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। ये न्याय का, भारत की न्याय का मूलभूत जो है भावना है। लेकिन आज होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी न किसी दबाव में आकर के, पैसे का प्रलोभन में आकर के एक निर्दोष को किसी केस में फंसाता है, एक गरीब को, निर्दोष को फंसाता है। रिजल्ट यह होता है कि उन लोगों का पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी पाप है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी जो है सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि इस तरह का न्याय के बीच में यदि कोई अन्याय का कार्य कर रहा है तो जितना अन्यायी दोषी है उससे ज्यादा दोषी उस तरह का जो निर्दोष आदमी को इन्वॉल्व करने वाला है उस पर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी सरकारें उसको इस घटना को जो साध्वी के साथ हुआ या कर्नल पुरोहित के साथ हुआ है उसको ये भरपाई करनी भी चाहेगी, तब भी ये इरेपरेबल लॉस है और उनकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है उसको पूरी नहीं की जा सकती है। नहीं, अपराध तो है सर, क्योंकि 17 साल किसी को आरोपी बनाकर जो है उसे रखा जाता है, तो वाकई में यह बहुत बड़ा अपराध है। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पर क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। सरकार के दायित्व के ऊपर जाके सवाल खड़ा कर देता है और आम आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमारा क्या, हमको सुरक्षितता कौन प्रदान करेगा। जिनकी जिम्मेदारी है, अगर इस तरह से ये होता रहेगा तो देश में जीरो टेररिज्म करके हम बात करते हैं, तो वो बात करना ठीक है, उसको आचरण में ले आना कब होगा। अब अगर इंसाफ जो है वो आप अभी माध्यम के द्वारा जो आप बताते हैं, माध्यमों के प्रतिनिधि करके आपका भी बयान आप रखिए कि ये जहाँ पे हो रहा है कि कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं, उन कमियों पे आप उसके ऊपर स्कोर ओवर करके एक रोबस्ट मैकेनिज्म बना के ऐसा कोई भी हादसा, ज़ीरो हम बोलते हैं टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो उसका आचरण भी होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सरकार ने सीरियसली लेना ज़रूरी है। वो बलास्टे का ही मामला था, फिर 2008 के बलास्टे में भी हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं और हकीकत ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह ट्रेन बम ब्लास्ट में रियासती गवर्नमेंट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या इस मामले में भी वो जाएगी, उनको कब इंसाफ मिलेगा। और 17 साल तक अगर ये मामला चलते रहे और हर तरह के दिखाए यानी सुनवाई हुई, देखा गया और लोगों को टटोला गया कहाँ से कौन मुजरिम है, तो क्या ये 7 लोग अगर मुजरिम छूट जाते हैं ठीक है, तो क्या उनके आगे पीछे कौन था, कौन लोग थे जो ये काम करके निकल गए और एजेंसियों को मालूम ही नहीं पड़ा, एजेंसियों को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि इनके अलावा भी कोई हो सकते हैं। जो हमने जो दिया नाम और ये ऐसा जो भी असीमानंद जैसे खुद एतराफ किया, तो आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग थे। अगर ये नहीं, और हम सब लोग उसकी छत्र छाया में रह करके सनातन धर्म की रक्षा करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। महाराज जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद है और इसीलिए साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित ने ये जान दिया। उनको मुंहतोड़ जवाब है ये। तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था
उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है, और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग भी आगे क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा है, इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। मराठी बोला ना, मराठी। तो रिएक्शन आप सभी ने सुने, और प्रमोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, देखिए, कुछ लोग इससे बड़े खुश हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो नाखुश हैं, जिनके लोग इस बम ब्लास्ट में मारे गए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि इन्हीं लोगों के पीछे जो है एटीएस और एजेंसियां पड़ी रही, बाकी लोगों को छानने की कोशिश जो है वो नहीं की गई। 2008 में हमला होता है, 2 जगह पर हमला होता है, मस्जिद और बाजार में, लेकिन उसके बाद एक मोटरसाइकिल आती है और पूरी जो कहानी है वो पलट जाती है, और फिर एक के बाद एक ये सातों जो है इनको आरोपी बना दिया जाता है। मैडम, करेक्शन करना चाहूंगा, इसमें 7 आरोपी नहीं थे, 12 थे। 7 आरोपी पे तो ये पूरा ट्रायल चला है, टोटल 12 थे। 12 में जो 5 लोग थे उनको चार्ज के स्टेज में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक तरह से केस खुलने के पहले ही केस में उनका नाम हट गया था कि ये बिल्कुल इनके चार्ज नहीं है, इनके कोई चार्ज नहीं बनता है। इसके पीछे जो कारण था, इसमें इन्वेस्टिगेशन 2 एजेंसी किया है। सबसे पहले जब 2008 में जब घटना हुआ था तो उसमें एटीएस ने किया था। एटीएस का जो लीड कर रहे थे वो मिस्टर हेमंत करकरे थे, जो 26/11 में उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें वारदात हुआ था वो घटना में। तो करकरे पर बहुत बड़ा दबाव था, उस समय की सरकार का दबाव था, और उसके दबाव का एक ही मकसद था कि जो हिंदू सनातनी हैं उनको बदनाम करो पूरे विश्व पटल पे, खास करके जो हिंदू सनातनी के जो सर्वोप्रिय जो कास्ट ब्राह्मण कास्ट हैं उनको बदनाम करो। और यही वजह है कि जो 12 आरोपी थे उनमें जो इनको बनाया गया था, उसमें 12 में अधिकांश ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। आप देखिएगा, चाहे कर्नल पुरोहित हैं, चाहे वो आपको साध्वी प्रज्ञा है, या और भी जितने भी आप नाम इसमें देखेंगे, अधिकांश ब्राह्मण हैं। और ये कहा कि यदि ब्राह्मण को आप बदनाम करते हो तो पूरे सनातन धर्म की बदनामी होगी वहां पे, क्योंकि धर्म का संरक्षक, धर्म का जो प्रायवाय ब्राह्मण जाति होते हैं। तो इस केस के पीछे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था, और लोग सच्चाई पे ना आकर के, बल्कि ये केस ही पूरा का पूरा प्लान किया हुआ था। क्यों प्लान किया हुआ था, उसका वजह है कि ये जो घटना हुआ था उसमें रमजान चल रहा था, रमजान का महीना था, और नवरात्रि का जो है उस दिन शाम था, जो 9:30 बजे की घटना हुआ है 29 सितंबर 2008 का। उसी दिन जो है नवरात्रि का था, और उनका जो मेन पर्पस था कि दोनों संप्रदाय में जो है क्लेश हो, वो सांप्रदायिक हत्याएं हो, पूरा जो है वो वातावरण खराब हो, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल माइलेज जो है गेन किया जाए, ये मोटिव था। लेकिन उनका मोटिव आज पर्दाफाश हो गया, आज दूध का दूध न्यायालय ने कर दिया। जो लाहौटी साहब का जो जजमेंट आया है
सारे साक्ष्यों के आधार पर किया गया, क्योंकि इसमें साक्ष्य भी करीब 350 लोग थे, इसमें कई लोग मर भी गए थे, और इसमें अधिकांश था इस केस में आया हुआ है कि जो एटीएस है, जो पहला जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी था, वो दबाव में किया था और पूरी की पूरी घटना को एक बनावटी बनाया गया था। खास करके जो साध्वी प्रज्ञा को 13 दिन का जो है पुलिस कस्टडी लिया गया था, और उस कस्टडी के दौरान इनसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था, और 3rd डिग्री भी टॉर्चर ऐसे वैसे नहीं था, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया था। सोचिए कि एक जो हमारी सांसद सदस्य रही हैं, एक जो है सनातन धर्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हैं, एक जो है बीजेपी का एक बहुत बड़ी जो है नेता थी, साध्वी थी, उतनी कम उम्र में जो है साध्वी हो गई थी, इतनी प्रखर एक निखरती हुई हमारे भारत की एक समझिए योद्धा थी, इनको बर्बाद करने का काम पूरी की पूरी उस समय की सरकार ने की थी, पूरे सुयोजित ढंग से किया था, पूरी प्लानिंग ढंग से किया गया था, और उसके पीछे मकसद ये था कि उनका एक पॉलिटिकल राइवल था, दूसरे पार्टी को दूसरे संप्रदाय से बर्बाद कर करके एक वर्ग विशेष का जो है उनको वोट लेने का था, और इस तरह से सत्ता हासिल नहीं। लेकिन कोई सत्ते के नशा में इतना भी चूर नहीं होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही घृणित और निंदनीय बिल्कुल, और जिसकी जिंदगियां बर्बाद हुई है, सारा बयान भी देखिए उनके सामने आ रहे हैं। कर्नल पुरोहित का बयान जो है वो इस फैसले के बाद आया है, और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मैं सैनिक हूं, देश से प्यार करता हूं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। सीधे तौर पर देखिए सरकारों से ये जो दिख रहा है, ये द्वेष जो है वो दिख रहा है साफ तौर पर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और जो बात हम चर्चा में कर रहे हैं कि जब तब की सरकार ने जो है गलत कदम जो है उठाया था अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और वही जो है बयान हूबहू जो है पुरोहित की तरफ से भी सामने आया है। कर्नल पुरोहित ने कहा है कि मैं सैनिक हूं, देश से प्यार करता हूं, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए आज सबका पर्दाफाश हो गया है। आज एनआईए की विशेष अदालत में फैसला आया है, 7 को बरी कर दिया गया है, और अब एक एक करके उन सभी के बयान आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा का पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया और 17 साल बाद न्याय मिला है। अब कर्नल पुरोहित का भी बयान जो है सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल जो है वो किया था। तो देखिए प्रमोद जी, अब कर्नल पुरोहित का भी बयान जो है वो सामने आ गया। उन्होंने वही बात कही जो आपने कही कि कुछ लोगों ने जो है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। अब देखिए 17 साल बड़ा टाइम होता है, जैसा कि आपने भी कहा 17 साल तक जो है बहुत कुछ खोया इन लोगों ने, और बहुत ज्यादा अपमान जो है वो भी सहा। व्हील चेयर पर साध्वी प्रज्ञा की लाइफ जो है वो आ गई। अब इन लोगों के पास क्या विकल्प बनता है? आगे की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? और जो पक्ष जिनके लोग मारे गए हैं वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं, वो इस केस को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए कोई भी केस मैडम साक्ष्य के आधार पर जो है डिपेंड करता है। इसमें साक्ष्य करीब करीब जितने भी आए हैं उसमें साबित हो गया है कि जो पंचनामा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें यह भी आया हुआ है कि जो इसमें जो इन्वॉल्व थे जो इन्वेस्टिगेशन में, वो कहीं ना कहीं वॉइस होकर के किया गया है, और कई जो बम का था, किस कंपनी को कैसे बना था इसका नहीं आया है। जो साध्वी प्रज्ञा का है, मोटरसाइकिल का जो रजिस्ट्रेशन था वो नहीं आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो जो एविडेंस सपोर्ट करता है, जो साक्ष्य सपोर्ट करता है, इस केस में सपोर्ट नहीं किया है। और उस सपोर्ट पे यदि लाहौटी साहब के कोर्ट ने सब लोगों को बाइज्जत बरी किए हैं, बल्कि जो विक्टिम है उनको कहा है कि आप मुआवजा दीजिए। और मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़े विक्टिम, ये 7 लोग जो आज बरी हुए हैं, इनके साथ जो सबसे बड़ा जो अन्याय किया गया है, इनको भी सरकार से मुआवजा मिलनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूं कि इनकी मुआवजा जो है ना काफी होगा,
क्योंकि जो इन्होंने नुकसान अपनी जिंदगी में पाए हैं उस चीज को कोई भी सरकार इसको पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इर्रेपरेबल लॉस है, इसको जो है कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आज न्यायालय को ये सुनिश्चित करना जरूरी है जी। इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति ना हो, आगे इस तरह का जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कानून के साथ आंख मिचौली का खेल ना करे, इस तरह से मजाक ना बनाए। आप देखिए 17 साल कानून के समय का नुकसान हुआ, भारत के गरीब जनता का जो है टैक्स की पैसे का बर्बाद हुआ, इस केस को लड़ने में ना जाने कई 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा इन्वेस्टिगेशन में, कितनी की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, जो वाजिब जो केस है, जो सुनिश्चित केस है उसी को लड़ा जाए। और यही चीज आज ये भी है कि मान लेते हैं इस केस को हाई कोर्ट में आप चैलेंज करते हैं, आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, रिजल्ट होगा कि केवल सरकार का पैसे बर्बाद होगा, कोर्ट का समय बर्बाद होगा और निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा वही जो आज निकला है। क्योंकि प्राइमा फेसाई ये साक्ष्य पता चल जाता है साक्ष्य के आधार पर कि ये केस आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। दूसरा, ये अभी भी प्रोसिक्यूशन के पास है, प्रोसिक्यूशन इस केस पर पूरा रिसर्च करेगी, उनको ऐसा लगेगा कि केस में कुछ दम है, यदि 10% भी दम है तब तो ये हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज जो है मैं समझता हूं कि सरकार के पास विशेषाधिकार है कि जब देखेंगे कि ये केस को और कुछ नहीं हो सकता है तो इससे जो है यहीं पर इसका पटाक्षेप हो जाएगा। वैसे इनके पास डिस्क्रेशनरी है कि ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन ये तभी आ सकते हैं जो कुछ जो केस में कुछ दम हो। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% ही दम हो, यदि 10% या 20% भी ऐसा लगता है कि कोई साथ इनके अगेंस्ट में आ रहा है और अगेंस्ट में आने के पास एक उम्मीद की किरण है कि इनको सजा हो सकती है भविष्य में, तब तो अपील में जाएंगे। अन्यथा जो है हो सकता है प्रोसिक्यूशन उनको अलाउ नहीं करेगा कि हम अपील में जाएं, और यही आज जो है इसका पटाक्षेप हो जाएगा कहानी का। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए तमाम बातें हैं और तमाम बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन भगवा हिंदू भगवाकरण जो कहते थे कि भगवा आतंकवाद है, उनको कड़ा जवाब जो है आज मिल गया है। लेकिन जो आंख मिचोली उन्होंने खेली 17 सालों तक, उनकी वजह से या खेली गई, उनको जवाब तो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप नेटवर्क 10 पर आए और अपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो साझा की।